मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इसमुरा रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। आज के अपने उपविषय का नाम है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति की घटनाएं। आओ विद्यार्थियों, देखते हैं क्रांति की घटनाएं अर्थात क्रांति का ढर्रा कैसा था। तो आरंभ में जानते हैं क्रांति कैसे शुरू हुई। क्रांति के आरंभ होने का कारण चर्बी वाले कारतूस था, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था। यह डमडम छावनी से उठा था और जिसे बाद में दबा दिया गया, अर्थात मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया था और उसके बाद सैनिकों पर अत्याचार ढा करके उनको आतंकित करके, डरा करके, धमका करके दबा दिया गया था। परंतु यह चिंगारी अन्य सैनिक क्षेत्रों में भी फैल गई और मेरठ में भी पहुंच गई। मेरठ में भी कुछ सैनिकों ने उन कारतूसों को प्रयोग करने के लिए मना कर दिया और उन सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों ने सरेआम नंगा करके परेड ग्राउंड में सजा दी। अन्य सैनिकों की उपस्थिति में उन सैनिकों ने भी अपने आप को अपमानित समझा और शाम को सभी सैनिकों ने सलाह बना करके क्रांति का बिगुल बजा दिया और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। अनेक अंग्रेज अफसरों की हत्या करने के बाद सैनिक दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली में वे मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता बनाना चाहते थे। 11 मई को सुबह ही दिल्ली लाल किले की फाटक पर पहुंच गए। कहते हैं कि बादशाह ने फाटक बंद करवा दिया तो यमुना नदी की तरफ का गेट तोड़ करके सैनिक अंदर घुसे। उस दिन रमजान का दिन था। बादशाह सहरी खाकर उठे थे। सहरी कहते हैं कि जब रमजान खोलते हैं जो भोजन करते हैं उसको सहरी कहते हैं। सैनिक लाल किले में घुस गए और उनसे नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। आरंभ में बहादुर शाह ने आनाकानी की, नेतृत्व संभालने से पीछे हटने लगे, परंतु सैनिकों से घिरे बादशाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था और उन्होंने हाँ कर दी। इस तरह इस क्रांति ने एक वैधता हासिल कर ली क्योंकि उसे अब मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। जैसे ही दिल्ली पर कब्जे की खबर फैली, देश में हालात तेजी से बदले और गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कई जगह बिगुल बजाकर विद्रोह के संकेत दिए गए। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजानों को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गौरव से संबंधित हर चीज और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। जैसा कि एक अपील का चित्र आप देख भी रहे हैं। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़ित बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपिट विद्रोह ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे।
जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने उस समय लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। विद्यार्थियों, क्या क्रांति की योजना बनी थी? क्या सैनिकों में आपसी तालमेल था? तो ऐसे भी कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था, यानी कि उनका तालमेल, उनकी बातचीत हो रही थी। जब 7वीं अवध इर्रेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि हमने उन कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया है और आप लोगों के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो ये इनके आपसी संचार और समन्वय और योजना को बताता है। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लबोलुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। इस तरह से योजना थी, वो चर्चित होती जा रही थी। विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई? योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियर्से तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियर्से को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह की शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बाल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइन में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, अर्थात पंचायतें पुलिस लाइन में बैठती थी, यानी कि फौजियों की बैरिकों में बैठती थी और फैसले लेती थी। क्योंकि सिपाही बैरिकों में रहते थे, जिनको लाइनें बोलते थे, सभी की जीवन शैली एक जैसी थी और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। इस तरह से हम देखते हैं 48 नेटिव इन्फेंट्री घटना से और 41वीं नेटिव इन्फेंट्री की घटनाओं से कि विद्रोहियों में आपसी तालमेल या संचार बना हुआ था। विद्यार्थियों, क्रांति का फैलाव अर्थात विस्तार देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह शुरू हुआ। वहाँ 85 भारतीय सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया था। उनको सजा दी गई और उन्होंने उनको कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया। अन्य भारतीय सिपाही जो थे, उन्होंने भी अपने आप को भी अपमानित महसूस किया और उनका खून खौल उठा। विद्रोहियों ने जेल के फाटक को तोड़कर अपने साथियों को मुक्त करवा लिया
शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। वहाँ के डाकखाने, अदालत, सरकारी खजाने को लूट करके, सरकारी रिकॉर्ड और कार्यालय को जला करके दिल्ली की ओर चल पड़े। और इस तरह से मेरठ में क्रांति का बिगुल बजा और दिल्ली में आरंभ हो गया। 11 मई को सूर्योदय से पूर्व ही मेरठ के लगभग 2000 जाबाज सिपाही दिल्ली में प्रवेश कर गए। कर्नल रिपले उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, परंतु रिपले के दस्ते में भारतीय सिपाही भी विद्रोही हो गए। उन्होंने रिपले सहित कई जगहों पर अंग्रेजों की हत्या कर दी। फिर सिपाही लाल किले में पहुंचे। रास्ते में जो अंग्रेज मिले उन्हें मारते गए। महल पर कब्जा करते समय दिल्ली का कमिश्नर फेजर हाथ लग गया, जिसे सैनिकों ने मार डाला। महल में रहने वाले अन्य अंग्रेज अफसरों व उनके परिवार के लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। शस्त्रागार पर भी अधिकार कर लिया गया। शहर में विद्रोह के शुरू होने व उसके कारणों के बारे में मुनियादी हो रही थी। शहर के आम लोग भी विद्रोही हो गए और इस तरह से दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त हो गया। विद्यार्थियों, दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से राजनीतिक वैधता विद्रोहियों को मिल गई और इसके बाद विद्रोह भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया। हम अनुमान लगा सकते हैं इसके फैलाव से कि यह साम्राज्यवादी पश्चिमी ताकत के विरुद्ध एशिया महाद्वीप में हुए विद्रोह में सबसे अधिक व्यापक था। जून के पहले सप्ताह तक बरेली, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, बनारस जैसे बड़े बड़े नगर स्वतंत्र हो गए थे। विद्रोहियों ने इन पर अधिकार जमा लिया था। बरेली में रोहेला सरदार खान बहादुर खान ने अधिकार कर लिया। इसी तरह से कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिसका नाम था धौंधू पंत, तथा इलाहाबाद में पेशे से एक अध्यापक व वहाबी नेता मौलवी लियाकत खान ने प्रशासन की कमान संभाल ली थी। लखनऊ में अवध के नवाबों के राजवंश ने सत्ता संभाल ली, परंतु यहाँ अहमदुल्ला शाह नामक एक विद्रोही नेता ने भी अपने को यहाँ स्थापित कर लिया। यह वहाबी नेता इंग्लैंड की यात्रा कर चुका था और मुसलमानों में बड़ा प्रिय था। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी जनता की इच्छा अनुसार क्रांति का नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों से लोहा लेती हुई शहीद हो गई। बिहार के आरा के जमींदार कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व संभाला। बूढ़े कुंवर सिंह ने बिहार से लेकर दिल्ली तक क्रांतिकारियों में जोश पैदा करने में विशेष भूमिका निभाई और अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, लखनऊ अवध की राजधानी थी और अवध के नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा देने और अवध के विलय की याद अब भी लोगों के जहन में बाकी थी। लोगों ने लखनऊ में अंग्रेजी राज को ख़त्म कर नवाब के युवा बेटे बिरजिस कादर को अपना नेता घोषित कर दिया और इस तरह लखनऊ भी स्वतंत्र हो गया। हरियाणा के नारनौल के पास नसीबपुर गांव में भी अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। राव तुलाराम के भाई राव किशन सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों से नसीबपुर के मैदान में लोहा लिया गया। ये राव किशन सिंह क्रांति के आरंभ होने पर विद्यार्थियों मेरठ में कोतवाल थे और वहाँ उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। बाद में ये भी दिल्ली आ गए और दिल्ली कुछ दिन रुकने के बाद रेवाड़ी आ गए और राव तुलाराम की सेना की कमान संभाल ली और इस तरह रेवाड़ी भी उस समय क्रांति का गढ़ बन गया। अंग्रेज अधिकारी भी क्रांति को दबाने के लिए नारनौल की तरफ बढ़े, रेवाड़ी की तरफ बढ़े और नारनौल के नसीबपुर के मैदान में इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिसमें राव किशन सिंह और उनके भाई राव रामलाल लड़ते हुए शहीद हो गए।
सैनिकों और शासकों द्वारा क्रांति का फैलाव करने के अलावा क्रांति के फैलाव की अन्य घटनाएं भी हुई जो विभिन्न तरीकों से हुई। अर्थात हम देखते हैं कि और अन्य तरीके भी थे जिनसे क्रांति का फैलाव हुआ। विद्यार्थियों, क्रांति के फैलाव में धार्मिक नेताओं का भी बड़ा योगदान था। आम लोगों में क्रांति के प्रसार प्रचार में धार्मिक नेताओं का भी हमें योगदान देखने को मिलता है। अवध और उसके आसपास अनेक स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलख जगा रहे थे। एक हमें घटना मिलती है, मेरठ में एक फकीर हाथी पर सवार होकर क्रांति का प्रचार कर रहा था और सिपाही भी कहते हैं उससे बार बार मिलने जाया करते थे। ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। इसी तरह धार्मिक नेताओं द्वारा प्रचार का एक प्रमाण हमें और मिलता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिसे डंका शाह भी कहा गया, क्योंकि ये अपनी पालकी के आगे आगे ढोल बजवाते हुए चलते थे। इन्होंने भी गांव गांव घूम करके क्रांति का प्रचार किया और बाद में इन्हें नेटिव इन्फेंट्री के क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुन लिया था। और इस तरह से धार्मिक नेता भी सैनिक कमान संभालकर क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। विद्यार्थियों, इस क्रांति के विस्तार और फैलाव में कुछ ऐसे नेता भी उभर कर सामने आए जो ना सैनिक थे, ना कोई राजा थे और ना ही कोई धार्मिक नेता थे। ये किसान, जमींदार और आदिवासी थे जिन्होंने क्रांति के लिए बड़ा काम किया और आम जनता को अंग्रेजों के खिलाफ उकसाया। ऐसा ही एक उदाहरण बड़ौद परगना के रहने वाले शाहमल का मिलता है। शाहमल एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे और विद्यार्थियों, बड़ौद परगने में 84 गांव आते हैं। यह बड़ा ही उपजाऊ इलाका है। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथों में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साये में गांव गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छिन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। इसकी दूसरी वजह भी थी कि पुलों और सड़कों को वे ब्रिटिश शासन का प्रतीक मानते थे। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद भी पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उस बंगले को नाम दिया न्याय भवन। वहीं से ही शाहमल झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए विद्यार्थियों वहाँ ये लगने लगा था कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को एक युद्ध में अंग्रेजों ने मार गिराया और इस तरह से शाहमल राष्ट्र के लिए शहीद हो गए। परंतु आम जन को वो जागृत कर गए अंग्रेजों के खिलाफ और जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे थे।
इसी तरह आदिवासियों का भी एक उदाहरण सामने आता है कि आदिवासी क्षेत्र भी क्रांति से अछूता नहीं रहा था। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूम के एक आदिवासी काश्तकार ने, जिसका नाम था गोनू, इसने कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों का विरोध किया, अनेक अंग्रेजों को मार डाला था। इस तरह हमने देखा विद्यार्थियों, क्रांति में सैनिक, शासक, धार्मिक नेता, इनके अलावा सामान्य किसान, जमींदार और आदिवासियों के भी नेता सामने आए और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया और आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया, जो राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े प्रभावी रहे। विद्यार्थियों, ये क्रांतिकारी क्या चाहते थे? उस समय के सैनिक व आम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिससे कि यह पता चल सके कि वे क्या चाहते थे। कुछ घोषणाओं और इस्तारों के अलावा हमें और सामग्री नहीं मिलती जिससे कि उनकी मंशा को जाना जा सके कि वो क्या चाहते थे। कुछ निम्न स्रोतों से उनकी सोच का पता चलाने का हम प्रयास करते हैं। वे क्या चाहते थे? 3 बिंदु हमारे सामने आते हैं। एकता की कल्पना, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ, वैकल्पिक सत्ता की तलाश। इस तरह से ये 3 बिंदु हम देखते हैं। एकता की कल्पना। क्रांतिकारियों ने अपने बीच एकता स्थापित करने के निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला है, क्रांतिकारियों के द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। यानी कि हिंदू, मुसलमान और सब जाति धर्म के लोगों को इसके लिए आग्रह किया जाता था कि सभी संगठित हो जाएं। दूसरा, बहुत सारी घोषणाएं जो मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से जारी की गई थी, उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। हिंदू और मुसलमानों को संगठित करने के लिए इस युद्ध को ऐसे पेश किया जा रहा था कि इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तिहारों में हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था कि वे भूतकाल से अब तक कैसे मिलकर रह रहे हैं। सम्राट बहादुर शाह भी अपनी घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर की दुहाई देते थे और जनता से युद्ध में शामिल होने का आह्वान करते थे। इस तरह से अपनी घोषणाएं जारी करते थे जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों सभी के पूजनीय लोगों के भी नाम आ जाएं। विद्रोही क्या चाहते थे? वो किस प्रकार की एकता की कल्पना कर रहे थे? इसके बारे में हमें आजमगढ़ घोषणा से भी बहुत कुछ पता चलता है। यह 25 अगस्त 1857 को जारी की गई थी। इसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, कारीगरों, पंडित, फकीरों सबकी एकता की कल्पना की गई थी। इसमें क्या लिखा गया था, एक बार ध्यान से सुने आप लोग। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरकुंजता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खास तौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। आगे कहता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। यानी कि वो विदेशी मदद की भी बात कह रहा है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो यहाँ मदद के लिए आएंगे, मेरे साथ मिलेंगे,
उनको सब सुख सुविधाएं दी जाएंगी, दैनिक भोजन दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि प्राचीन ग्रंथ, चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्यवक्ताओं में, पंडितों की गणनाओं में, सब में ये सहमति दिखाई देती है कि अब अंग्रेज यहाँ नहीं टिक पाएंगे, अब यहाँ से ये भागेंगे। इसलिए आप सभी लोग मेरा साथ दें, अन्यथा तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से क्या कहा है, जमींदारों के बारे में क्या कहा। जमींदारों के लिए अलग से घोषणा की गई। क्या लिखा है विद्यार्थियों, देखते हैं। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा थोप दिया है। जमा मतलब भू राजस्व थोप दिया है और कई जमींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया है। उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई हैं। हद तो यह है कि आम रैयत और जनाना नौकर भी उनको कोर्टों में घसीटते हैं। इसलिए इन जमींदारों को हमारे राज्य में इज्जत दी जाएगी, उनसे वसूली की जाती है। स्कूल, अस्पताल और सड़कों के नाम से वो वसूली बंद कर दी जाएगी। इस तरह से उनका जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। ऐसे जमींदारों को अपनी तरफ संगठित करने का यह एक घोषणा पत्र जारी हुआ। व्यापारियों के बारे में क्या कहा गया था इस घोषणा में? इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उनसे अनेक प्रकार के खर्चे वसूले जाते हैं, डाक खर्च, नाका वसूली, स्कूलों के लिए चंदा आदि। इनको स्थान स्थान पर बेइज्जत भी किया जाता है। यदि सरकार हमारी आती है तो इनके सभी व्यापार खोल दिए जाएंगे। इसलिए हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी घोषणा की गई थी। क्या कहा सरकारी कर्मचारियों के बारे में? अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती है। उनकी तनख्वाह कम है, उनके पास कोई ताकत नहीं होती है, उनको किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। इसलिए उन्हें जब सरकार हमारी बनेगी तो 200 रुपये, 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदे की उम्मीद भी रखें। कारीगरों के बारे में भी घोषणा की गई। कारीगरों के बारे में क्या कहा गया? इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी हर चीज़ों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वाले बढ़इयों, लोहारों और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। पंडितों, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में भी घोषणा की गई। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु हैं और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। इस तरह से इस घोषणा पत्र के माध्यम से जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारी, कारीगरों और पंडित फकीरों सभी को साधने का प्रयास किया गया है। इस तरह से जनता को संगठित करने का प्रयास किया गया है। यह घोषणा किसने जारी की, किसके माध्यम से जारी हुई, अभी तक नहीं पता, परंतु इशारा जरूर है कि बादशाह का साथ देने का इसमें आह्वान किया गया है। विद्रोही क्या चाहते थे, उसका दूसरा बिंदु,
उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज को पूरी तरह से खारिज किया जाता था। क्रांतिकारियों के नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे उत्पीड़न करने वाली हर चीज व प्रतीक के खिलाफ थे। विद्यार्थियों, ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था उत्पीड़न का एक प्रतीक थी। यानी कि भूराजस्व की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसमें किसानों का बड़ा शोषण होता था, जिससे आम किसान बड़ा नाराज था। इसके साथ साथ छोटे बड़े भूस्वामी भी नाराज थे, क्योंकि उनको जमीनों से बेदखल कर दिया जाता था। इस तरह से किसान और भूस्वामियों में भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि वे भी उनका उत्पीड़न करते थे। क्रांतिकारियों में इस बात का भी गुस्सा था कि ब्रिटिश व्यापार ने दस्तकार और बुनकरों को तबाह कर डाला। यानी कि यहाँ का हथकरघा उद्योग बुरी तरह से नष्ट कर दिया। कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया, अन्य उद्योग भी नष्ट हो गए, और इस तरह से जो हथकरघा उद्योग से कमाने खाने वाले लोग थे वो बर्बाद हो गए और उनका रोजगार छिन गया। इसलिए वे भी अंग्रेजों से नाराज थे और विद्रोह में शामिल हो गए थे। उस समय धार्मिक उद्घोषणाएं भी की गई। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए इकट्ठे होकर अपने धर्म, अपनी इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। इसे व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई समझें। और इस तरह से इस प्रकार की उद्घोषणाओं से जनता में धार्मिक भावनाएं बढ़ रही थी और अपने धर्म, इज्जत और अस्मिता को बचाने के लिए आगे जनता आ रही थी। क्रांतिकारी अंग्रेजों के चहेते जमींदार व साहूकारों को भी उत्पीड़न का प्रतीक समझते थे। इसलिए उन्होंने कई जगह उनके बही खाते भी जला दिए थे और इस तरह से उत्पीड़न के प्रत्येक प्रतीक के खिलाफ क्रांतिकारी हो गए थे। क्रांतिकारियों में क्रांति के साथ साथ जिन जिन क्षेत्रों में सत्ता स्थापित हो रही थी वहां वैकल्पिक सत्ता की तलाश कर रहे थे। ब्रिटिश शासन को ध्वस्त करके दिल्ली, लखनऊ व कानपुर जैसे अनेक स्थानों पर अपनी सत्ता स्थापित की और शासन की संरचना करने का भी प्रयास किया। बेशक यह ज़्यादा दिन नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से यह पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले किस प्रकार की शासन व्यवस्था भारत में थी, उस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। इन क्रांतिकारी नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लेकर कुछ कार्य भी किए। आओ देखते हैं क्या कार्य किए। जैसे विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई। दूसरा, भूराजस्व की वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। यानी कि भूराजस्व की वसूली भी करने लगे अब, और सैनिकों को, क्रांतिकारियों को वेतन मिले, ऐसा भी इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई और सेना की कमानें बनाई गई, यानी कि रेजिमेंट्स तैयार की गई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। इन योजनाओं का उस समय का मुख्य उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, परंतु इस प्रकार की व्यवस्था लंबे समय तक अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिर में ये सब ध्वस्त हो गया। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। फिर भी अंत में अंग्रेजों के सामने सब नष्ट हो गई, क्योंकि उनकी ताकत ज़्यादा थी, उनके पास हथियार ज़्यादा थे। इसलिए क्रांतिकारियों की योजनाएं नष्ट होती चली गई।
इसी के साथ हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। दूसरा है 1857 की क्रांति का फैलाव कहाँ कहाँ हुआ, प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न 1857 क्रांति में धार्मिक नेताओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। और एक निबंधात्मक प्रश्न आपने विद्यार्थियों करना है, विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।